हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे संभव ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर टू का जो उत्सर्जन तंत्र था वो चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। और अब हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी था, मैंने बताया था मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या फिर यूरिन फॉर्मेशन जो है वो आज करवाना था। ओके, तो देखो उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो देखो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे मैंने पहली क्लास के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था और एक बार फिर वापस मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम मनोज गुजर है और मैं कुचामन सिटी से बिलोंग्स करता हूँ। और एज ए फैकल्टी में साइंस फैकल्टी के रूप में 9-10 जो क्लास है, और उसके अलावा जो कंपटीशन लेवल की जो क्लासेस है जिसमें जितने भी कंपटीशन है उसके अंदर जो जनरल साइंस का पार्ट आता है उसको मैं टीच करवाता हूँ। ओके, तो ये मेरा परिचय था। और अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो देखो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। और इसी के अंदर आपको मैं नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, कल मैंने काफ़ी कुछ बता दी थी, पूरा बता दिया था। मैंने कहा भी था कि वापस मैं डायग्राम को बनाऊंगा। तो नेफ्रॉन की जो क्रियाविधि है वो भी इसको हम कह सकते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया। ओके, तो इसको हम ये इस टॉपिक को इस नाम से भी ले सकते हैं, नेफ्रॉन की क्रियाविधि, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है कि यूरिन का निर्माण होता है। तो इसको हम इस टॉपिक का एक नाम और दे सकते हैं, नेफ्रॉन की क्रियाविधि। नेफ्रॉन की क्रियाविधि। तो आज यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था, मैंने कहा था किडनी के अंदर जो ट्यूब आ रही थी या फिर रीनल आर्टरी और रीनल वेन अर्थात वक्र शिरा और जो वक्र धमनी आ रही थी वो फिर बाद में धमनियों में खुल जाती है, छोटी छोटी धमनियों में। और वो जो धमनियाँ होती है वो फिर बाद में किस में प्रवेश करती है? नेफ्रॉन के अंदर प्रवेश करती है। और नेफ्रॉन के अंदर जब प्रवेश करती है तो उनका जो नाम है वो क्या हो जाता है? एफिरेंट आर्ट्रियोल, जिसको हमने बोला था अभिवाही धमनी का। ओके, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा आपके इस भाग से कि यहाँ पे जो धमनी का प्रवेश कर रही है, प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला था। ओके, तो देखो क्या होता है कि इसको क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ छोटा सा, एफिरेंट आर्टियोल। ओके, और ये थी इफिरेंट आर्टियोल। ओके, अब देखो क्या होता है, होता क्या है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि जैसे ही क्या होता है कि जो महाधमनी है उस महाधमनी के द्वारा जो O2 युक्त जो ब्लड है, जिसके अंदर यूरिया भी उसके अंदर इंक्लूड है, यूरिया के अलावा कुछ और भी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, वो चीज़ें भी क्या होती है उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो वो जो ब्लड है, O2 युक्त ब्लड है, वो महाधमनी के माध्यम से वक्र धमनी के अंदर आता है। और वक्र धमनी के अंदर आने के बाद में वो इस अभिवाही धमनिका के अंदर प्रवेश करता है। तो क्या होता है कि जैसे इसके अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O2 युक्त प्लस यूरिया युक्त, ठीक है, यूरिया युक्त रक्त। तो ये O2 युक्त कह दो या फिर इसको यूरिया युक्त ब्लड कह दो। तो ये जो ब्लड है वो इस एफिरेंट आर्टियोल या फिर अभिवाही धमनिका के माध्यम से किस में प्रवेश करता है? इस नलिका में प्रवेश करता है। अब क्या होता है कि जब ये इसके अंदर प्रवेश करता है तो उस दौरान देखो जो यूरिया हमने बोला है उस यूरिया के अलावा भी इसके अंदर कई प्रकार के जो पदार्थ है वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर कई चीज़ें और एक्स्ट्रा के अंदर भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। जैसे उन चीज़ों के बारे में मैं बता दूं, जैसे मान लो कि इसके अंदर ग्लूकोज के अणु भी रहते हैं। ब्लड है तो ब्लड के अंदर घुलित अवस्था में है ग्लूकोज भी है, ठीक है। इसके अंदर एमिनो अम्ल भी है। ओके, इसके अंदर एमिनो अम्ल भी है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ लवण भी उपस्थित होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ आयंस भी मौजूद होंगे, ठीक है, कुछ आयंस भी इसके अंदर क्या होंगे? मौजूद होंगे। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर ये जो ब्लड होता है, O2 युक्त जो ब्लड है वो इसके अंदर एंटर कर रहा है, हमारी जो एफिरेंट आर्टियोल है या अभिवाही धमनिका के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब देखो क्या होगा, जैसे क्या होता है कि महाधमनी, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो पॉइंट आउट करने वाली है, आप महाधमनी का जो कनेक्शन है आप हार्ट के साथ जोड़ के देखो एक बार। मैंने बताया था कि नीले जो होता है हमारा
लेफ्ट वाला जो नीले उसके द्वारा जो महाधमनी है वो ओपन होती है हेड से। तो नीलों के अंदर क्या होता है कि जैसे संकुचन होता है, तो मैंने बताया था कि पंपिंग मशीन के रूप में कार्य करता है, तो संकुचन होगा तो बहुत ही तीव्र गति से जो ब्लड होता है वो क्या होता है उसके अंदर प्रवेश करता है महाधमनी में। महाधमनी से फिर बाद में शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। तो ये प्रत्येक भाग के अंदर, ये नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड पहुंचेगा उसकी जो स्पीड होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जो स्पीड वाला जो ब्लड है, O2 युक्त जो ब्लड है जिसके अंदर ये वाले कंटेंट मिले हुए हैं, ये ब्लड अंदर एंटर करेगा। ओके, अब ये जो ब्लड है अंदर एंटर करेगा तो इसमें देखो क्या होता है कि ये वाली जो अभिवाहित धमनिका होती है ना, उसकी जो दीवार होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, थोड़ी छोटी होती है। इसका जो व्यास होता है वो थोड़ा कम होता है, ओके, ज़्यादा। इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये जो इफिरेंट आर्टरियोल दिख रही है आपको, ये अपवाही धमनिका जो दिख रही है, इसका जो व्यास होता है वो कम होता है, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से अत्यधिक जो ब्लड है हाई स्पीड के रूप में वो यहाँ पहुँच रहा है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, केशिकीय गुच्छ के अंदर डिवाइडेड हो रखी है, तो यहाँ पे ये जो ब्लड है वो प्रत्येक केशिका के अंदर प्रवेश करेगा। अब इसकी जो व्यास है वो थोड़ा कम है, तो जितना ब्लड आया था उतना का उतना ब्लड जो है इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसका व्यास कम है, ओके। और उसके अलावा भी बीच के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ऐसा पार्टीशन आ रखा है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे अत्यधिक दाब पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे अत्यधिक दाब पड़ता है। और इस दाब के कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ये वाला जो ब्लड है, ये ब्लड आगे ना पहुंच के इधर आगे की तरफ धीरे धीरे पहुंचता है। उससे पहले क्या होती है, यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रोसेस होती है। अब देखो क्या प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि इस जगह ये जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर दाब पड़ेगा, और दाब पड़ने के साथ साथ जो क्या होता है कि ये ब्लड जो होता है वो छन के और नेफ्रॉन के इस बोमेन संपुट वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, एक तो क्या होता है ग्लोमेरुलस जो होता है उसकी जो दीवारें होती है बहुत ही पतली होती है, उसके अलावा छिद्रित होती है। ये याद रखना कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस की जो दीवारें होती है वो दीवारें क्या होती है, महीन और छिद्रित होती है। छिद्रित का मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि कुछ मात्रा में जो ब्लड होता है वो यहाँ पे छनता है। अब वो छनकर ये जो ब्लड है वो यहाँ पे आ जाता है। अब देखो वो जो छनने वाला जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो मैं बता दूं कि ब्लड में से एक तो प्लाज्मा और एक उसकी रक्त कणिकाएं वो कभी नहीं छनती है। पहली बात ये स्पष्ट है कि रक्त यहाँ पे छनेगा जरूर, रक्त का कुछ भाग यहाँ इस नेफ्रॉन वाले पार्ट में आएगा, लेकिन उसके अंदर हर चीज मौजूद होगी, लेकिन उसकी जो रक्त कणिकाएं जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आती है वो, और प्लस में उसका जो प्लाज्मा होता है वो कभी छन के नहीं आता है। वो पार्ट जो है वो आगे की ओर चला जाता है, ओके। तो वो पार्ट आगे की ओर चला जाएगा, और वो जो ब्लड है ना, अब जो ब्लड अब इसके अंदर एफिरेंट आर्टियोल या फिर अपवाहित धमनिका के अंदर आया है, इस ब्लड के अंदर अब CO2 मिक्स्ड होगी। उसके अलावा भी इसके अंदर कुछ कंटेंट मौजूद होंगे, क्योंकि अभी तक इसका जो ये इसकी जो आपको दिख रही है ये बाहर की ओर जा रही है, ये डायरेक्टली महाशिरा के अंदर नहीं जाती है, ये भी अभी आगे इस पूरे नेफ्रॉन के अंदर और वर्क करेगी। मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया भी था, इस तरीके से ये पूरे नेफ्रॉन को ये घेरे हुए रहती है, ओके, इस तरीके से, और ये इस तरीके से जुड़ी रहती है। तो ये और भी आगे वर्क करने वाली है। तो उस वर्क के दौरान ये क्या क्या चीज़ें वापस रिटर्न लेती है, रिटर्न लेने के बाद में जैसे मान लो यहाँ भी घिरी हुई है, यहाँ पे भी है, इस जगह भी है जाल के रूप में, यहाँ पे भी है, तो ये पूरी की पूरी इसको क्या है, घेरे हुई है। अब ये जाके अपनी ओपनिंग देती है, अब ये आगे जाके फिर बाद में जो वक्र शिरा है उसके अंदर प्रवेश करेगी, और उसके बाद में महाशिरा के ध्रुव हार्ट के पास चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जो प्रोसेस होती है वो ग्लोमेरुलस में होती है, ओके। यहीं पे क्या होगा कि जो ब्लड है वो छना है, ओके। तो ब्लड छनने के बाद में यहाँ पे जो पार्ट आया है, जो चीजें इस जगह आई है, उस चीज को हम बोलते हैं निस्यंद। क्या बोलते हैं? निस्यंद। अब इस निस्यंद से ही यूरिन का निर्माण होगा, या फिर यूरिया जो है वो बाहर आएगा। तो अब इस प्रोसेस को मैं 3 भागों में बांटकर आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया है। अब इस बेसिक आइडिया से पहले मैं आपको इनको 3 भागों में बांटकर समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो मूत्र निर्माण है
वो 3 प्रावस्थाओं में बटा हुआ है, या 3 प्रावस्थाओं से फिर मूत्र का निर्माण होता है। तो 3 प्रावस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी है, तो देखो उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में फिर डायग्राम से वापस समझेंगे। पहली जो प्रावस्था है उसको हम बोलते हैं परानिस्यंदन। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की पहली जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं परानिस्यंदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद रखना नाम इंग्लिश का भी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहली जो प्रोसेस होगी वो होगी परानिस्यंदन, और दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण, पुनरावशोषण या फिर पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश के अंदर हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तो मीनिंग आपको समझ में आ गया हो गया। चयनात्मक पुनः अवशोषण, इसका मतलब क्या हुआ है कि कुछ चीजों का अवशोषण होना। पूरा ब्रीफली मैं आगे समझाऊंगा। तीसरी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्त्रवण। ठीक है, ओके। और इसको इंग्लिश के अंदर जैसे ये ट्यूब के माध्यम से होगा, सिक्रेशन कहते हैं इसको, ट्यूब के माध्यम से होता है, तो इसको ये भी कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये 3 प्रावस्थाएं हैं, इन तीनों प्रावस्थाओं को हमारे को समझना है। तो देखो इनको बेसिक में आइडिया आपको बता देता हूँ। परानिस्यंदन का मतलब जो अभी मैंने डायग्राम के अंदर बताया था आपको कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो ब्लड आता है हाई स्पीड से, वो ब्लड जब छनता है तो उस ब्लड में से कुछ कंटेंट जो है वो नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं। तो वो जो चीज़ होती है या वो जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन। उसको क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन। तो देखो डायग्राम में वापस चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये ब्लड छना तो यहाँ पे जो कंटेंट आया है, जो निस्यंद आया है, ये निस्यंद किसके माध्यम से आया है, परानिस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा आया है। तो ये जो निस्यंदन आया है, यहाँ पे आपको जो ये निस्यंदन दिख रहा है, ये निस्यंदन कैसे आया है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर परानिस्यंदन के द्वारा क्या हो गया कि इसके अंदर ये निस्यंद आ गया। ओके, तो ये तो एक छोटी सी प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग ब्लड छनता है। अब देखो आगे क्या होगा। आगे मैंने बताया था कि ये वाली जो चीज है आपको ये दिख रही है, इसको मैंने बोला था PCT। ओके, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है हेनले का लूप। ठीक है, हेनले का लूप। और उसके बाद में आपको दिखाई दे रही है DCT। ओके, ये वाली जो नलिका है, ये ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं DCT या फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब देखो ये जो अभी मैंने तीनों नाम लिखे हैं, PCT, हेनले का लूप और DCT, इन तीनों के अंदर एक प्रोसेस होगी जो मूत्र निर्माण की दूसरी प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं चयनात्मक पुनर्अवशोषण। यानी कि जो कुछ छनना था वो परानिस्यंदन प्रोसेस के द्वारा छन के यहाँ आ चुका है। लेकिन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ, देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपको लिख के दी थी और मैंने ये बोला था कि ब्लड में से प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के अलावा सब कुछ छन के आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यूरिया भी आ गया। इस जगह मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो छनने वाली जो चीज है उसमें क्या क्या छना है। देखो जैसे मान लो इस निस्यंद में, ठीक है, ये जो निस्यंद है, इस निस्यंद के अंदर देखो इस निस्यंद के अंदर जो ये निस्यंद आपको दिख रहा है, इस निस्यंद में ये जो निस्यंद है यहाँ पे, इस निस्यंद के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है इसके साथ साथ। तो देखो इस निस्यंद में कुछ मात्रा में अमीनो अम्ल भी है, ठीक है, कुछ मात्रा में ग्लूकोज जो है वो भी छन के आ चुका है, और पानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी भी क्या है, क्योंकि ब्लड के अंदर पानी तो होगा। ओके, तो पानी जो है वो भी इसके अंदर छन के आ चुका है। उसके अलावा क्या है कि कुछ मात्रा के अंदर लवण जो है वो भी इसके अंदर छन के आ चुके हैं। ओके, और उसके अलावा कुछ आयंस जो होते हैं वो भी इसके अंदर छन के आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे प्लस में यूरिया तो आएगा इसके अंदर। ओके, यूरिया भी आ चुका है इस निस्यंद में। ये निस्यंद है, ठीक है, इस निस्यंद में इतने सारे कंटेंट आपको दिखाई देंगे। तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ इस जगह छन के और यहाँ इस जगह आगे की तरफ जा चुकी है। तो अब देखो क्या होगा कि हमें मात्र और मात्र केवल यूरिया की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूरिया ही हमारे को यूरिन के रूप में बाहर निकालना है।
उसके अलावा जो चीज़ें, जो वांटेड चीज़ें हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उन चीज़ों को यूरिया के साथ बाहर नहीं निकालना है। तो इन चीज़ों की इस निस्यंद में आवश्यकता नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग अपने अमीनो अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, कुछ आयंस हो गए, लवण हो गए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जल हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये वाला भाग जो पीसीटी और हेनले का लूप और जो डीसीटी होता है, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के जरिए ये वाली जो चीज़ें होती है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, वापस शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वापस ब्लड के अंदर मिला दी जाती है, ताकि आगे की जो प्रोसेस के लिए इनकी जो डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो पूरी हो सके। तो इसके अंदर क्या होगा, चयनात्मक पुनरावशोषण होगा। अब चयनात्मक का मतलब कि जहां जिसको चयन किया गया है वहीं पे उसी का ही अवशोषण होगा, और दूसरी चीज का वहां पे अवशोषण नहीं होगा। जैसे कि देखो, इधर देखो कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, इस पीसीटी की बात करता हूं, तो पीसीटी के अंदर जनरली जो है ना, पीसीटी के अंदर जनरली जो है वो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज और प्लस में कुछ मात्रा में लवण। देखो हाथों हाथ इन चीजों का तो इस पीसीटी या समीपस्थ कुंडली नलिका के अंदर ही क्या होता है, अवशोषण कर लिया जाता है हाथों हाथ। तो चयन किया गया, चयन के लिए उसको ये तीन जो चीजें, उसके अलावा कुछ मात्रा में जल का भी होता है, तो इन चीजों का यहीं पे क्या हो गया, पुनरावशोषण हो गया। ओके, अब देखो, अब जो निस्यंद है आधा अधूरा, आधा अधूरा कैसे, ये चीजें निकल गई, जैसे ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, कुछ मात्रा में लवण निकल गए, तो ये चीजें निकल चुकी है, और अब जो बचा हुआ जो अवशेष है, जिसमें जल भी है, आयंस भी है, यूरिया भी है, तो ये जो निस्यंद बचा हुआ है ये आगे की ओर ट्रांसफर होगा। तो अब ये जो निस्यंद आगे की ओर ट्रांसफर होगा, इस तरीके से आगे जाएगा ये निस्यंद। आगे जाने के बाद में हेनले का जो लूप होता है, उस हेनले के लूप के अंदर भी क्या होता है, कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। अब देखो उसमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में अमीनो अम्ल बचते हैं, उनका भी इसके अंदर अवशोषण होता है। उसके अलावा ज्यादा मात्रा के अंदर हेनले का जो ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये वाली ट्यूब, ये जो अवरोही भुजा है, ये क्या होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। ध्यान रखना, जल के लिए पारगम्य होती है, ये पर्टिकुलर जल के लिए ही पारगम्य होती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस हेनले के लूप की जो ये ट्यूब है, इसके द्वारा क्या होगा, केवल और केवल जल का अवशोषण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले भाग के अंदर H2O का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। ओके, फिर देखो आगे चलता है, आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो निस्यंद आया ना, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जल की है, क्योंकि जल ही ऐसी पदार्थ है जो पारगम्यता ज्यादा दर्शाता है, और सबसे ज्यादा छनके जल ही इसके अंदर आएगा, क्योंकि जो ब्लड होता है उसके अंदर लगभग जो 90% जो होता है वो जल ही होता है। ओके, तो जल का जो अवशोषण है बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि जल का अवशोषण न हो पाया तो हमारे शरीर में जल की कमी होगी, जिसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो देखो आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद में ये वाली जो लेयर है हेनले के लूप की, ये लेयर है, इस लेयर के अंदर जल का तो यहाँ हो गया अवशोषण, लेकिन आगे जाने के बाद में इस लेयर के अंदर क्या होता है, कुछ मात्रा में लवण और कुछ मात्रा में आयंस, कुछ मात्रा में आयंस। अब आयंस देखो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है, सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस, ठीक है, पोटेशियम आयंस। तो इतने सारे जो आयंस हैं वो इसके अंदर आ चुके हैं निस्यंद में। तो इन आयनों का जो अवशोषण है वो होता है इस हेनले के लूप के अंतिम वाले आरोही भुजा से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ मात्रा में आयंस वगैरह जो है इसका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। ओके, अब देखो आगे चलते, आगे चलने के बाद में जो डीसीटी आई है, उस डीसीटी के अंदर क्या होता है, अंतिम है, दूरस्थ कुंडली नलिका है। तो अब क्या होता है कि ये वाली जो डीसीटी होती है, ये अंतिम रूप से बचे हुए कुछ पदार्थ, जैसे मान लो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे ग्लूकोज के या अमीनो अम्लों के या कुछ आयंस या फिर कुछ लवण, जो क्या हुआ कि अत्यधिक, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मात्रा में कुछ छुपे हुए कुछ पार्टिकल्स या कुछ चीज़ें रह जाती है जो यहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। अब आप भी जानते हो जैसे भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर क्या हुआ कि हमें किन्हीं बंदों को सेलेक्ट करना है, तो हम जल्दी जल्दी जब सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये निश्चय तो आगे की ओर स्पीड से जाता रहता है, तो जल्दी जल्दी सेलेक्ट करने में क्या होता है, कुछ जो सेलेक्टिव जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, छूट जाती है और वो आगे की ओर चली जाती है। तो यही है इसका औचित्य कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इनमें से जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, उनमें से जो चीज़ें कुछ बच चुकी है, उन चीज़ों को अंतिम रूप से फिर बाद में जो दूरस्थ कुंडली नलिका है वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जनरली देखो, एक तो जल, अब यूरिया, कुल मिला के यूरिया आने वाला है, तो यूरिया के अंदर
क्या होता है कि उसकी सांद्रता को बढ़ाया जाता है। सांद्रता कैसे बढ़ेगी, उसका गाढ़ापन बढ़ाया जाता है, और गाढ़ापन कैसे होगा, जब उसमें से जल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो बचा कुचा जो जल है वो डीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके अलावा कुछ आयंस जो होते हैं जैसे सोडियम है ना, क्लोरीन आयंस, पोटेशियम आयंस, वो भी क्या होंगे, अंतिम रूप से इस डीसीटी वाले भाग से क्या होंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। अब क्या हुआ कि अब केवल और केवल इस निश्चिंद जो बचा हुआ जो निश्चिंद है, यहाँ पे निश्चिंद बचा है, उसके अंदर केवल और केवल यूरिया और कुछ मात्रा में जल है इसके अंदर, और कुछ लवण भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी क्या होता है कि कई चीजें बच जाती है, लेकिन मेनली इसके अंदर जो चीज यहाँ पे अब होगी, वो चीज इसके अंदर जो आएगी वो आएगा यूरिया। अब जो हमारी संग्रह नलिका है, उस संग्रह नलिका के अंदर क्या उपस्थित है बताओ, यूरिया, और इसी को हम बोलते हैं, ये जो निश्चिंद बचा है इसी को हम बोलते हैं यूरिन। यहाँ पे यूरिन का निर्माण हो चुका है, तो यहाँ पे इस भाग के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि इस भाग के अंदर जो यूरिन है वो निर्मित हो चुका है। तो डीसी जो अंतिम जो नलिका है जिसको संग्रह नलिका कहते हैं, उसके अंदर क्या है, अभी यूरिन है, और उस यूरिन के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा है वो किसकी है, यूरिया की है। अब क्या होता है कि संग्रह नलिका से फिर बाद में आपको पता है कि संग्रह नलिका से फिर बाद में ये कहाँ जाता है, संग्रह जो नलिकाएं होती है वो किस में खुलती है, मूत्र वाहिनी में, सॉरी मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी। तो ये मूत्र नलिका के अंदर या यूरेटर के अंदर खुल गई, और उसके बाद में ये जो मूत्र वाहिनी है वो किस में खुलती है, मूत्राशय के अंदर खुलती है। तो आगे जो ये मूत्र है फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके मूत्राशय के अंदर बढ़ता रहता है। तो देखो आगे क्या होता है, आगे समझाने से पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं। क्या होता है कि बेटा कि यहाँ पे जो ये ब्लड आ रहा है, तो इस ब्लड की भी क्या होती है, कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ उसकी मात्रा होती है। तो क्या होता है कि लगभग है ना 1 मिनट के अंदर ऐसा माना जाता है कि लगभग 1100 से 1300 ml जो ब्लड होता है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आता है। लगभग 1100 या 1300 ml तक का जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे पर मिनट इसके अंदर आता है, और एक दिन के अंदर लगभग 180 लीटर जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है। लगभग 180 लीटर, हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर है, लेकिन ये जो ब्लड है वो आप समझ गए होंगे कि ये ब्लड क्या होता है, रेगुलरिटी में रेगुलर आता रहता है जाता रहता है। वही ब्लड 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आएगा नेफ्रॉन के अंदर, वो वापस चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि एक दिन के अंदर यदि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो आने वाला जो ब्लड है उसकी क्वांटिटी को अगर समझे तो वो 180 लीटर होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि आगे देखो कि इस निश्चिंद जो आ रहा है, इस निश्चिंद के अंदर जो मूत्र बनता है या फिर जो यूरिन का फॉर्मेशन होती है, तो जो यूरिन फिर बाद में संग्रह नलिका से फिर जो मूत्राशय के अंदर इकट्ठा होगा, तो उसकी जो मात्रा होती है एट ए टाइम एक बार जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद में जो हमारा मूत्राशय होता है वो मूत्राशय यूरिन से भर जाता है। तो उसके अंदर लगभग 500 से 700 ml तक जो मूत्र है वो उसके अंदर स्टोर हो सकता है एट ए टाइम, एक बार में क्या होगा, 500 से 700 जो मूत्र है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है कि जो मूत्राशय होता है वो मूत्राशय किससे जुड़ा रहता है, मूत्र मार्ग से जुड़ा रहता है। और जो मूत्र मार्ग होता है फिर एट ए टाइम किसमें खुलता है, शिशन में खुलता है, जो मानव का जनन अंग भी माना जाता है। ठीक है, मेल के लिए उसको हम जनन अंग बोलेंगे। वो क्या होता है कि मूत्र विसर्जन की क्रिया और प्लस में जनन की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वीर्य जो है वो बाहर स्त्रवित होता है, वो दोनों प्रोसेस उस एक ही अंग के द्वारा होती है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जो मूत्राशय है वो योनि के अंदर खुलता है, लेकिन योनि के अंदर जो जनन मार्ग होता है, एक तो अलग से जनन मार्ग होगा, ठीक है, और उस जनन मार्ग के ऊपर की ओर जो है वो मूत्र मार्ग उसका खुलता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मूत्राशय होता है उस मूत्राशय के अंदर कुछ अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया था, स्पेक्टर मसल्स कहते हैं उनको, अवरोधनी पेशियां। और ये वाली जो अवरोधनी पेशियां होती है इसको मैं लिख भी देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूरी भी है इसको याद रखना। देखो यहीं पे मैं बता दूं, जो मूत्राशय होता है, चाहे मेल का लो चाहे फीमेल का लो, तो जो मूत्राशय होता है उस मूत्राशय के अंदर क्या होता है कि अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। ठीक है, अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। और जो अवरोधनी जो पेशियां होती है, जो अवरोधनी जो पेशियां होती है वो किस प्रकार की होगी, वो होगी ऐच्छिक अवरोधनी पेशियां। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, देखो
ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुरूप वो अवरोधनी पेशियां क्या होती है, एक गेट की तरह कार्य करती है। हमारी इच्छा होगी तभी हम क्या होगा, हम मूत्र का विसर्जन करेंगे। अगर ये पेशियां अनैच्छिक होती है तो रेगुलरिटी में जितना, जैसे थोड़ा सा मूत्र बना, मान लो 100 ml बना तो वो निकलता रहेगा, 200 ml बना तो वो निकलता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारा जो मूत्राशय होता है उस मूत्राशय के अंदर ऐसी अवरोधनी पेशियां पाई जाती है जो ऐच्छिक प्रकार की होती है। और जब हमारा जो मूत्राशय है वो लगभग 500 से 700 ml यूरिन के द्वारा वो भर जाता है, तो उसके बाद में हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा होगी, हम ये चाहते हैं मूत्र विसर्जन करना है हमारे को, तभी ये ऐच्छिक पेशियां क्या होती है, एक्टिवेट होती है, खुलती है और जो मूत्र है वो बाहर की ओर स्त्रवित कर दिया जाता है। ओके, अन्यथा ये मूत्र जो है वो उसी के अंदर भरता रहेगा। ओके, तो ये थी हमारा मूत्राशय की प्रोसेस। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर कुछ चीजें, एक ये जो पॉइंट है आपको मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया, स्त्रवण। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्त्रवण वाली प्रोसेस ही है, लेकिन इस स्त्रवण के अंदर हम यदि हाई लेवल पे जाते हैं तो इस स्त्रवण के अंदर केवल मूत्र का जो है स्त्रवण करना ही इसके अंदर नहीं आता है। इसके अंदर कुछ कंटेंट और पढ़े जाते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक वर्ड आया स्त्रवण, जो तीसरी जो प्रोसेस है, तो उसको आप तो इतना ही समझो फिलहाल की जो स्त्रवण है इसका मतलब क्या, अंत में जो निश्चंद बचा है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, जिसमें यूरिया कंटेंट है, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, स्त्रवण कहलाती है। लेकिन क्या होता है कि उसके अलावा भी स्त्रवण जो है वो इस तरीके से पढ़ा जाता है कि जो चीज आपने यहाँ पे रीअब्जॉर्ब की है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो चीजें रीअब्जॉर्ब हुई है, वो रीअब्जॉर्ब होने वाली जो चीजें है ब्लड के द्वारा, वो फिर बाद में क्या होती है, आगे की ओर ब्लड के अंदर चली जाती है। तो ये भी एक स्त्रवण में आएगा कि आपने जो वांटेड जो चीजें थी ना, उनको रीअब्जॉर्ब करने के बाद में उसको ब्लड के अंदर आपने वापस इसको स्त्रवित कर दिया, और वो जो चीजें फिर आगे की जो एक्टिविटी होती है उनके लिए फिर वो आगे पहुंच जाती है। उसके अलावा क्या होता है उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो नलिका है, जो अपवायी जो धमनिका है, वो फिर बाद में अंतिम रूप से कहाँ खुलती है, वक्र शिरा के अंदर, और वक्र शिरा फिर बाद में कहाँ खुलती है, महाशिरा में। तो महाशिरा से फिर जो ब्लड है वो CO2 युक्त ब्लड है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ना, इस जगह लिख सकता हूँ CO2 युक्त, और यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ विदाउट यूरिया। ओके, विदाउट यूरिया नहीं है, बाकी तो सब कंटेंट इसके अंदर वापस मिल चुके हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, आयंस वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है ब्लड को, ये जो चीजें ये वापस मिल चुकी है। ये जो ब्लड है कहाँ जाता है, महाशिरा से फिर बाद में राइट जो आलिंद होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और वहां से फिर बाद में उसको पंपिंग प्रोसेस के थ्रू वापस आगे की ओर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है और किस तरीके से उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। और इसके अंदर देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं। क्वेश्चन क्या था कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। तो देखो, इसका मैं आंसर दे दूं कि क्या होता है कि जो ये पीसीटी होती है, ठीक है, ये पीसीटी की जो दीवारें होती है या समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो दीवारें होती है, वो दीवारें एक तो क्या होता है, उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है या उसका व्यास ज्यादा होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि पीसीटी की जो दीवारें होती है, उन दीवारों के अंदर क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये पीसीटी है, तो इस पीसीटी की दीवारों के अंदर क्या होता है, इस तरीके से माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। देखो इस तरीके से सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ये इनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। और ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं ना, वो बने हुए होते हैं घनाकार उपकला उत्तक के। देखो इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही ज्यादा, घनाकार उपकला उत्तक। अब ये घनाकार उपकला उत्तक क्या होता है कि ये जो सूक्ष्मांकुर या घनाकार उपकला उत्तक से बने हुए जो सूक्ष्मांकुर होते हैं या माइक्रोविलाई होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं कि इस ब्लड के अंदर जो भी चीजें आ रही है, उन ब्लड से चीजों को, जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जो लवण होते हैं, उनको क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड से। और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है कि ये इसको ब्लड को वापिस दे देते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि पीसीटी की दीवारों के अंदर क्या होता है कि घनाकार उपकला उत्तक के बने हुए सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा के अंदर
जो वांटेड जो चीज़ें होती है, जो निस्यंद के अंदर यहाँ पे आ चुकी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा या परा निस्यंदन प्रोसेस के द्वारा, जो निस्यंद के रूप में यहाँ आ चुका है, जिसके अंदर इंक्लूड है हमारे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, आयंस। तो इन चीज़ों को क्या होता है, स्पीड से इसकी दीवारों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये पीसीटी होती है, जो समीपस्थ कुंडली नलिका होती है, उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। बाकी इनके अंदर भी होती है, इनकी जो दीवारें होती है वो भी घनाकार उपला उत्तक की बनी होती है, लेकिन इनके अंदर सूक्ष्मांकुर क्या होता है, बहुत कम मात्रा में। तो इनके अंदर भी एब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, ज़्यादातर जल का होता है। और जल जो होता है बहुत ही उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और उसके लिए पारगम्य है, तो ऑटोमेटिकली ये पारगमित होकर इस ब्लड के अंदर मिल जाएगा। ओके बेटा, तो ये था हमारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या फिर नेफ्रॉन की जो क्रियाविधि होती है वो किस तरीके से संपन्न होती है। ओके बेटा, तो इतना ही आज के लेक्चर के अंदर मुझे समझाना था। अब हम जो हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये मान के चलो आप पिछले पेपरों के अंदर आप देखोगे तो उससे 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर आप हर टॉपिक के बारे में बता रहे हो, लेकिन देखो इससे चाहे क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। वो जो अपना अंतिम टॉपिक है वो है हमारा जनन तंत्र। तो जनन के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और उसके अंदर चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन डायग्राम जो है वो हमेशा लगभग आता है, और बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। तो हम कल स्टार्ट करेंगे जनन तंत्र, और एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, और ये जो चैप्टर है वो फिर बाद में एंड हो जाएगा, क्योंकि अंतिम इसके अंदर जनन तंत्र ही है। उसके बाद का जो टॉपिक है, जो तंत्रिका तंत्र या फिर मस्तिष्क की संरचना, मेरुरज्जु वगैरह है, वो उसमें से, और प्लस में अंतःस्रावित जो तंत्र है वो उसमें से हटा दिया गया है। तो उस टॉपिक को मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप याद रखना कि अंतःस्रावी तंत्र प्लस में केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है वो इस दूसरे चैप्टर में से हटा दिया गया है। इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि वो पार्ट भी बहुत बड़ा है उसके अंदर, वो भी एक पूरा एक तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र, और एक और तंत्र जो तंत्रिका तंत्र, उसको हटा दिया गया है। तो अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है जनन तंत्र। ओके, तो नई क्लास के साथ शुरुआत करेंगे, कल हम लेंगे हमारा जनन तंत्र। ओके बेटा, थैंक यू।